हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गौतमी क्लास। तो आज मैं बीए सेकेंड ईयर वालों के लिए सोशल चेंज एंड सोशल कंट्रोल से मोस्ट इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो कि आपके इस वर्ष एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हमारे आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ए हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी किसने लिखी? इस पुस्तक के लेखक ओकबर्न एवं निमकोफ हैं। नेक्स्ट है, सोशल चेंज नामक पुस्तक के लेखक का नाम लिखिए। तो इसके लेखक का नाम हो जाएगा विल्बर्ट ई मूर, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, ह्यूमन सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो ह्यूमन सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक का नाम है किंग्सले डेविस। नेक्स्ट है, सोरोकिन की पुस्तक का नाम लिखिए। तो सोरोकिन की पुस्तक का नाम है सोसाइटी, कल्चर एंड पर्सनैलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सोशल मूवमेंट एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन नामक पुस्तक के लेखक का नाम लिखिए। तो इसके लेखक का नाम है M.S.A. राव। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा M.S.A. राव। नेक्स्ट यहाँ पर, सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके लेखक है मैकाइवर एवं पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, कल्चरल सोशोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है गिलिन एवं गिलिन है। नेक्स्ट है, चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हो जाएंगे गुन्नार मिर्डल। नेक्स्ट यहाँ पर, एस्से ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर लेखक है इसके मोल्थस। एस्से ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन नामक पुस्तक के लेखक है माल्थस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, सोशल कंट्रोल पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है रॉस। यहाँ पर राइट आंसर है रॉस। नेक्स्ट यहाँ पर, सामाजिक परिवर्तन की दो परिभाषाएं लिखिए। तो इसकी दो परिभाषाएं हो जाएगी। पहली है, डेविस के शब्दों में सामाजिक परिवर्तन में केवल वे ही परिवर्तन समझे जाते हैं जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे और कार्यों में घटित होते हैं। दूसरी है, मैकाइवर एवं पेज के अनुसार समाजशास्त्रियों के रूप में हमारा प्रत्यक्ष संबंध सामाजिक संबंधों से है, केवल इन्हीं में होने वाले परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, सामाजिक परिवर्तन के दो कारकों को लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, सामाजिक परिवर्तन के दो कारक हैं, जनसांख्यिकीय कारक, दूसरा है प्रौद्योगिकी कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, सामाजिक परिवर्तन के दो सिद्धांतों के नाम लिखिए। तो इसके दो सिद्धांत हैं, चक्रीय सिद्धांत, दूसरा है रेखीय सिद्धांत। चक्रीय सिद्धांत का यहाँ पर अर्थ है जो कि चक्रीय चलता है, यानी वे इस प्रकार से चलता है, एक चक्र के रूप में यहाँ से शुरू होता है और ऐसे चलता रहता है। और रेखिक सिद्धांत कहते हैं जो कि एक ही रेखा में चलता है, कभी पीछे नहीं हटता है, यानी उसमें उतार चढ़ाव नहीं आते हैं, तो उसे रेखीय सिद्धांत कहा जाता है। इस प्रकार से आप समझ ही गए होंगे कि चक्रीय एवं रेखीय सिद्धांत क्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चक्रीय सिद्धांत के दो समर्थकों के नाम लिखिए। तो इसके दो समर्थक यहाँ पर सोरोकिन तथा टायनबी चक्रीय सिद्धांत के दो प्रमुख समर्थक हैं। नेक्स्ट यहाँ पर, सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर यहाँ पर, सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत की मुख्य मान्यता यह है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। सामाजिक परिवर्तन एक चक्र के रूप में चलता रहता है। इतिहास जो है अपने आप को दोहराता रहता है, यानी वे एक चक्र के रूप में चलता रहता है। इस प्रकार से जैसे मैंने आपको बताया है, एक चक्र के रूप में अपने आप को दोहराता रहता है, वह एक चक्र के रूप में चलते रहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर, प्रसार का अर्थ लिखें। तो प्रसार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक सामाजिक व्यवस्था के सदस्यों के बीच समय के साथ कुछ चैनलों के माध्यम से एक नवाचार का संचार किया जाता है। यह एक विशेष प्रकार का संचार है जिसमें संदेश नए विचारों से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, सामाजिक नियंत्रण के अभिकरण लिखिए या सामाजिक नियंत्रण के 4 अभिकरण लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, परिवार, धर्म, राज्य एवं शैक्षणिक संस्थाएं आदि सामाजिक नियंत्रण के अभिकरण हैं। इनके द्वारा सामाजिक प्राणी के रूप में मानव के व्यवहारों को नियंत्रित किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका अर्थ क्या है कि जो 4 अभिकरण है, परिवार के द्वारा भी मानव के व्यवहार को नियंत्रित किया जा सकता है, धर्म के द्वारा भी, क्योंकि इनके अपनी कुछ मान्यताएं होती हैं, नियम होते हैं जिससे मानव के व्यवहार को नियंत्रित किया जा सकता है, राज्य है और शैक्षणिक संस्थाएं हैं। ये 4 अभिकरण हैं जिनके द्वारा मानव के व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, प्रगति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। प्रगति यानी प्रोग्रेस, अंग्रेजी का प्रोग्रेस शब्द लैटिन भाषा के प्रोग्रेडियर से बना है। यह प्रोग्रेडियर से बना है जिसका अर्थ होता है टू स्टेप फॉरवर्ड, अर्थात आगे बढ़ना। इस प्रकार वांछित लक्ष्य की ओर परिवर्तन एवं आगे बढ़ना प्रगति कहलाता है। नेक्स्ट है, नगरीकरण को परिभाषित कीजिए। तो नगरीकरण की एक सरल तथा स्पष्ट परिभाषा फेयर चाइल्ड ने इन शब्दों में प्रस्तुत की है
कि नगरीकरण नगरीय बनाने की एक प्रक्रिया है। नगरीकरण क्या है? नगरीकरण का आप अर्थ इसके नाम से ही जान सकते हैं कि नगरीकरण जो है वह प्रक्रिया है नगर बनाने की। इसका तात्पर्य व्यक्तियों अथवा सामाजिक प्रक्रियाओं को नगरीय क्षेत्रों के रूप में बनाना है तथा नगरीकरण का तात्पर्य नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या तथा नगरीय प्रक्रियाओं में वृद्धि होना है। नगरीकरण के दो परिणाम लिखे, तो इसके दो परिणाम हैं, जीवन में कृत्रिमता और सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर भारतीय परिवार पर औद्योगिकरण के दो प्रभाव लिखे। तो इसके उत्तर में पहला प्रभाव आप लिख सकते हैं, परिवार का आकार पहले की तुलना में सीमित हो गया है और व्यक्तिवादिता में वृद्धि के कारण संबंधों में परिवर्तन। नेक्स्ट है भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई? तो इसका उत्तर यहाँ पर 1991 में उदारीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। नेक्स्ट यहाँ पर परिवार की एक परिभाषा दीजिए। तो किंग्सले डेविस के अनुसार परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिनमें संगोत्रता के संबंध होते हैं और जो इस प्रकार एक दूसरे के संबंधी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, मेलिनोव्स्की की धर्म की परिभाषा लिखिए। इसका उत्तर यहाँ पर मेलिनोव्स्की के शब्दों में धर्म क्रिया का एक तरीका है और साथ ही विश्वासों की एक व्यवस्था भी, और धर्म एक समाजशास्त्रीय घटना के साथ साथ एक व्यक्तिगत अनुभव भी है। नेक्स्ट यहाँ पर, धर्म सामाजिक नियंत्रण का किस प्रकार का अभिकरण है? तो धर्म सामाजिक नियंत्रण का अनौपचारिक अभिकरण है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रौद्योगिकी का अर्थ लिखिए या प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं? तो प्रौद्योगिकी का अर्थ है यहाँ पर, प्रौद्योगिकी एक व्यवस्थित ज्ञान है जिसमें यंत्रों या उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए बिजली की मोटर एक यंत्र या उपकरण है, परंतु इसको प्रयोग करने की प्रक्रिया प्रौद्योगिकी है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रौद्योगिकी यंत्र या मशीन या उपकरण से भिन्न है, यानी प्रौद्योगिकी यंत्र या उपकरण से भिन्न है। प्राय जनसाधारण प्रौद्योगिकी का अर्थ उपकरणों या यंत्रों से ही लगाते हैं, परंतु जैसा कि हम बता चुके हैं कि उपकरण, यंत्र तथा प्रौद्योगिकी अलग अलग अवधारणाएं हैं। प्रौद्योगिकी के अंतर्गत वे समस्त कुशलताएं, प्रक्रियाएं तथा ज्ञान आते हैं जिनके द्वारा सामाजिक समूह अपने भौतिक और जैविक अधिवास से अपना व्यवस्थापन करता है। कार्ल मार्क्स के अनुसार प्रौद्योगिकी प्रकृति के साथ मनुष्य के व्यवहार करने के प्रकार और उत्पादन की उस प्रक्रिया को प्रकट करता है जिससे वह अपना जीवन पालता है, और इस प्रकार सामाजिक संबंधों के बनने का प्रकार तथा उनसे उत्पन्न होने वाले मानसिक प्रयत्नों के प्रकार को व्यक्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर, सामाजिक परिवर्तन का अर्थ बताइए अथवा सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा बताइए। इसका उत्तर है, परिवर्तन प्रकृति का एक नियम है। संसार के इतिहास को उठाकर देखा जाए तो ज्ञात होता है कि जब से समाज का प्रादुर्भाव हुआ है तब से समाज के रीति रिवाज, परंपराएं, रहन सहन की विधियां, पारिवारिक और वैवाहिक व्यवस्थाओं आदि में निरंतर परिवर्तन होता आया है। इस परिवर्तन के फलस्वरूप ही वैदिक काल के समाज में वर्तमान समाज में आकाश पाताल का अंतर पाया जाता है। परंतु यह बात ध्यान में रखने की है कि प्रत्येक परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन नहीं होता, वरन केवल सामाजिक संबंधों, सामाजिक संस्थाओं तथा संस्थाओं के परस्पर संबंधों में होने वाला परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन की श्रेणी में आता है। या डेविस के अनुसार सामाजिक परिवर्तन में केवल वे ही परिवर्तन समझे जाते हैं जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे और कार्यों में विघटित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति या विशेषताएं बताइए। सामाजिक परिवर्तन की दो विशेषताएं बताइए। तो यहाँ पर 5 विशेषताएं दी गई है, आप इनमें से कितनी भी लिख सकते हैं। पहली दी गई, सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत सामाजिक घटनाओं की प्रकृति इतनी जटिल है कि इसके विषय में भविष्यवाणी करना एक कठिन कार्य है। दूसरा है, सामाजिक परिवर्तन अवश्य तथा सर्वव्यापक होता है। सामाजिक परिवर्तन की गति तुलनात्मक अथवा सापेक्ष होती है और सामाजिक परिवर्तन एक जटिल प्रक्रिया है। सामाजिक परिवर्तन एक अनिवार्य घटना है। नेक्स्ट यहाँ पर भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति में भेद कीजिए। तो यहाँ पर 4 भेद दिए गए हैं। पहला है, भौतिक संस्कृति का संबंध मानव निर्मित वस्तुओं से, जबकि अभौतिक संस्कृति मूल्यों, विचारों, विज्ञान से संबंधित है। भौतिक संस्कृति व्यक्ति की बाहरी दशाओं से संबंधित होती है, जबकि अभौतिक संस्कृति का संबंध व्यक्ति की आंतरिक अवस्थाओं से होता है। तीसरा है, भौतिक संस्कृति की प्रकृति मूर्त होती है, जबकि अभौतिक संस्कृति अमूर्त होती है। चौथी है यहाँ पर, भौतिक संस्कृति में उपयोगिता का गुण पाया जाता है, जबकि अभौतिक संस्कृति हमारी आंतरिक भावनाओं से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए अथवा सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, सामाजिक परिवर्तन के एक सिद्धांत को रेखीय सिद्धांत यानी लीनियर थ्योरी के रूप में प्रतिपादित किया गया है। इस सिद्धांत का समर्थन ऑगस्ट कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, होबहाउस तथा कार्ल मार्क्स ने किया है।
इस सिद्धांत की मान्यता है कि सामाजिक परिवर्तन निरंतर आगे की ओर ही होता रहता है। यह सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि इतिहास अपने आप को दोहराता नहीं है। इस सिद्धांत को 3 रूपों में प्रस्तुत किया गया है: सामाजिक परिवर्तन का समरेखिक सिद्धांत, सामाजिक परिवर्तन का उद्विकासवादी सिद्धांत तथा सामाजिक परिवर्तन का समरेखिक उद्विकासवादी सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आधुनिकीकरण की 2 प्रमुख विशेषताएं बताएं। तो यहाँ पर 2 प्रमुख विशेषताएं दी गई। पहली है सर्वग्राही स्वरूप अथवा सार्वभौमिकता। आधुनिकीकरण एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। इसमें सामाजिक अवस्था के सभी उप विभागों में रूपांतरण की प्रक्रिया प्रवाहित हो जाती है। परिवार में नातेदारी, शिक्षा, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, नैतिक व्यवस्था, यहाँ तक कि कला व मनोरंजन के स्वरूप भी आधुनिकीकरण से अछूते नहीं रहते। दूसरा दिया गया है दीर्घकालीन एवं जटिल प्रक्रिया। ऐसी सर्वग्राही प्रक्रिया एक दिन या माह में घटित नहीं होती, यह दीर्घकालिक प्रक्रिया है। इतना ही नहीं, आधुनिकीकरण एक जटिल प्रक्रिया भी है, क्योंकि इसमें परिवर्तन की अनेक शक्तियाँ एक साथ ही क्रियाशील हो उठती है तथा समाज के सभी क्षेत्रों में परिवर्तन एक सी दर और मात्रा में नहीं होता। जैसे आर्थिक क्षेत्रों में, धार्मिक क्षेत्रों में अपेक्षा अधिक शीघ्र और व्यापक रूपांतरण होने की संभावना होती है। नेक्स्ट यहाँ पर आधुनिकीकरण से क्या आशय है? इसका उत्तर है आधुनिक यानी मॉडर्न शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका प्रयोग 6वीं शताब्दी में समकालीन तथा प्राचीन लेखकों अथवा विषयों, जिन्हें थीम्स भी कहा जाता है, में अंतर करने के लिए किया जाता था। बाद में इस शब्द का प्रचलन अंग्रेजी भाषा में भी होने लगा तथा 17वीं शताब्दी तक आधुनिकता यानी मॉडर्निटी, आधुनिककर्ता यानी मॉडर्नाइजर्स तथा आधुनिकीकरण मॉडर्नाइजेशन शब्दों का प्रयोग सीमित तथा तकनीकी संदर्भ में ही किया जाता रहा। पिछली शताब्दी से आधुनिकता शब्द एक सामान्य शब्द बन गया है, जिसका प्रयोग तकनीकी, राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक विकास की दृष्टि से विकसित देशों की विशेषताओं के लिए किया जाने लगा है तथा आधुनिकीकरण शब्द का प्रयोग उस प्रक्रिया के लिए किया जाता है जिसके द्वारा विकासशील देशों ने इस विशेषताओं को ग्रहण किया है। इस प्रकार आधुनिकीकरण शब्द का प्रयोग प्राचीन अथवा पूर्व आधुनिक समाजों का आधुनिक समाजों में परिवर्तन होने की प्रक्रिया के लिए किया जाता है। आर्थिक संपन्नता तथा राजनीतिक स्थायित्व आधुनिकता के 2 प्रमुख लक्ष्य माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर नगरीकरण किसे कहते हैं? तो भारत गांव का देश है। प्रत्येक वर्ष गांव में रहने वाले कुछ व्यक्ति गांव छोड़कर नगरों में आ जाते हैं, क्योंकि नगरों में रोजगार के अवसर अपेक्षाकृत अधिक होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप नगरीय जनसंख्या में वृद्धि होती रहती है। नगरीकरण की प्रक्रिया इस प्रकार के परिवर्तन से संबंधित है। सरल शब्दों में यह नगरीय बनने की प्रक्रिया को ही नगरीकरण कहा जाता है। डेविस एवं गोल्डन के अनुसार नगरीकरण शब्द का प्रयोग किसी देश में नगरीय क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या तथा गैर नगरीय जनसंख्या के बढ़ते अनुपात के लिए किया जा सकता है। एम.एस. गोरे ने भी नगरीकरण की इसी परिभाषा को अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर वैश्वीकरण को समझाइए। तो वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं, समाजों व संस्कृतियों आदि को संचार, परिवहन व व्यापार के वैश्विक नेटवर्क के माध्यम से एकीकृत किया गया है। वैश्वीकरण सीमाहीन विश्व की परिकल्पना करता है। यह संपूर्ण विश्व को वैश्विक गांव के रूप में देखता है। वह वस्तुओं, व्यक्तियों, पूंजी, सूचना व ऊर्जा के सीमा पार त्वरित प्रभाव को सुनिश्चित करता है। वैश्वीकरण के कारण नाफ्टा, EU, RCEP जैसे आर्थिक संगठनों का विकास संभव हुआ है। उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का संबंध बाहरी विश्व से जुड़ा हुआ है, जिसके कारण आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित हुई है। नेक्स्ट यहाँ पर संस्कृतिकरण किसे कहते हैं या संस्कृतिकरण से आप क्या समझते हैं? तो संस्कृतिकरण की अवधारणा के साथ भारत के सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री M.N. श्रीनिवास का नाम जुड़ा है। संस्कृतिकरण विभिन्न जातियों, मुख्यतः निम्न जातियों की परंपरागत जातीय स्थिति को उच्चतर करने की एक प्रक्रिया है। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि संस्कृतिकरण सामाजिक गतिशीलता की एक प्रक्रिया है। इसमें कोई निम्न जाति अथवा अन्य समूह किसी उच्च जाति के कर्मकांड, रहन सहन एवं जीवन पद्धति का अनुकरण करके अपनी परंपरागत स्थिति को ऊंचा करने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि संस्कृतिकरण उसे कहा जाता है जिससे उसकी संस्कृति में सुधार किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर सामाजिक नियंत्रण किसे कहते हैं? सामाजिक नियंत्रण को स्पष्ट कीजिए या सामाजिक नियंत्रण को परिभाषित कीजिए। तो आपको सामाजिक नियंत्रण को सिंपल भाषा में समझना है कि जैसे कोई मनुष्य है, उसके लिए कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं या बने हुए हैं जिससे उसके व्यवहार में नियंत्रण किया जा सके। जैसे कोई धर्म है, धर्म के भी कुछ नियम होते हैं जिससे किसी मनुष्य के व्यवहार में नियंत्रण किया जा सके, यानी उसे गलत कामों को करने से रोका जा सके। या कोई परिवार है,
परिवार के भी कुछ नियम होते हैं जिससे किसी मनुष्य के व्यवहार को नियंत्रित किया जा सके, या कोई शैक्षणिक संस्थान है या परंपरागत या कोई रीति रिवाज है जिससे मनुष्य के व्यवहार में नियंत्रण किया जा सकता है, इन्हीं को सामाजिक नियंत्रण कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रत्येक समाज अपने सदस्यों के व्यवहार को सामाजिक प्रतिमानों या आदर्शों के अनुरूप बनाने के लिए पहले तो समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा प्रयास करता है तथा फिर इसे पुनः सामाजिक नियंत्रण द्वारा सुदृढ़ करने का प्रयास किया जाता है। बिना सामाजिक नियंत्रण कोई भी समाज अपना अस्तित्व बनाए नहीं रख सकता है और न ही इसमें निरंतरता रह सकती है। सामाजिक नियंत्रण का अर्थ समाज द्वारा विविध प्रकार के साधनों द्वारा व्यक्तियों के व्यवहार में अनुरूपता लाना है। वास्तव में सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रत्येक समाज यह कहता है कि उसके सदस्य ठीक प्रकार से आचरण एवं कार्य करें। अतः व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए प्रत्येक समाज के कुछ सामान्य नियम होते हैं। प्रथाएं, परंपराएं, रूढ़ियाँ, प्रतिमान, रीति रिवाज, धर्म इत्यादि कुछ ऐसे प्रमुख साधन हैं जो व्यक्तियों के आचरण पर नियंत्रण रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि कोई व्यक्ति सामाजिक मान्यताओं का उल्लंघन करता है तो समाज उसकी निंदा करता है तथा राज्य के संविधान के अनुसार उसे दंड देता है। इस प्रकार आप मैकाइवर एवं पेज के अनुसार इसकी परिभाषा देख सकते हैं। सामाजिक नियंत्रण का अभिप्राय उस तरीके से है जिसमें संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की एकता और उसका स्थायित्व बना रहता है। इसके द्वारा यह समस्त व्यवस्था एक परिवर्तनशील संतुलन के रूप में क्रियाशील रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, औपचारिक एवं अनौपचारिक नियंत्रण में 4 अंतर बताइए, या औपचारिक एवं अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण में 2 अंतर लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं औपचारिक नियंत्रण अत्यधिक स्पष्ट होता है जबकि अनौपचारिक नियंत्रण अलिखित एवं अस्पष्ट होता है। दूसरा है औपचारिक नियंत्रण सचेत रूप से लागू होता है जबकि अनौपचारिक नियंत्रण अचेतन या सहज रूप से लागू होता है। औपचारिक नियंत्रण संगठित एवं कठोर होता है जबकि अनौपचारिक नियंत्रण असंगठित एवं नरम होता है। औपचारिक नियंत्रण तथा इसके अभिकरणों का विकास सचेत रूप से किया जाता है जबकि अनौपचारिक नियंत्रण तथा इसके अभिकरणों का विकास स्वतः एवं धीरे धीरे होता है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त परिवार के 2 लक्षण बताइए। तो संयुक्त परिवार आकार में बड़ा होता है और परिवार का प्रधान सबसे वृद्ध पुरुष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, धर्म किसे कहते हैं? धर्म सामाजिक नियंत्रण का किस प्रकार का अभिकरण है, या सामाजिक नियंत्रण में धर्म की भूमिका बताइए या धर्म को परिभाषित कीजिए। तो आप समझ ही गए होंगे, मैंने पहले ही बताया था कि सामाजिक नियंत्रण में धर्म की भूमिका क्या होती है। तो इसका उत्तर है, सामाजिक अर्थों में धर्म का अभिप्राय उन संस्कारों के प्रतिपादन से है जो मनुष्य और ईश्वर या अलौकिक शक्ति को एक दूसरे से बांधते या जोड़ते हैं। अन्य शब्दों में धर्म मनुष्य की युगों से विद्यमान उस श्रद्धा का नाम है जो सर्वशक्तिमान के प्रति होती है। इसे पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वासों एवं आचरणों की व्यवस्था भी कहा जाता है। टाइलर के अनुसार आध्यात्मिक सत्ताओं में विश्वास ही धर्म है। ये सत्ताएं देवी तथा राक्षसी दोनों प्रकार की हो सकती हैं। धर्म सामाजिक नियंत्रण का अनौपचारिक साधन है क्योंकि धार्मिक मान्यताएं व्यक्ति को गलत कार्य करने से रोकती है। तो ये इस प्रकार से सामाजिक नियंत्रण में भी भूमिका निभाता है। नेक्स्ट यहाँ पर औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा क्या है। तो औपचारिक शिक्षा क्या होती है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। निश्चित एवं पूर्व निर्धारित नियमों के अनुसार व्यवस्थित शिक्षण संस्थाओं द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार निश्चित अवधि तक चलने वाली तथा अर्जित योग्यता का प्रमाण पत्र प्रदान करने वाली शिक्षा व्यवस्था को औपचारिक शिक्षा कहा जाता है। औपचारिक शिक्षा के मुख्य अभिकरण हैं जैसे विद्यालय हो गया, कॉलेज, पुस्तकालय, व्यायामशाला आदि। अनौपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? बिना किसी निश्चित पाठ्यक्रम, समय सारणी, निर्धारित नियमों तथा व्यवस्थित संस्था के व्यवहारिक ढंग से जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा को अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। यह व्यवहारिक जीवन के लिए उपयोगी होती है परंतु इसका कोई योग्यता का प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता। परिवार, मित्र मंडली, समाज, खेल समूह, यात्रा आदि शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण हैं। नेक्स्ट है, जनमत का अर्थ स्पष्ट कीजिए, या जनमत से आप क्या समझते हैं या जनमत से क्या तात्पर्य है। इसका उत्तर है, जनमत का शाब्दिक अर्थ है जनता का मत। साधारण भाषा में जनमत का आशय उस मत से होता है जो जनता सार्वजनिक प्रश्नों के संबंध में रखती है। इस प्रकार सार्वजनिक समस्याओं तथा प्रश्नों पर जनता का जो सामान्य मत होता है उसे जनमत कहा जाता है। डीवी के अनुसार जनमत एक निर्णय है जो जनता का निर्माण करने वाले लोगों द्वारा बनाया और स्वीकार किया जाता है तथा सार्वजनिक कार्यों से संबंधित होता है। ये भी कहा जा सकता है कि जनमत जनता के अंतर्मन मानस की अभिव्यक्ति है। लोकतांत्रिक सरकार का आधार जनमत होता है। लोकतंत्र के लिए सचेत और शिष्ट जनमत प्रथम आवश्यकता है। नेक्स्ट यहाँ पर जनमत की 2 विशेषताएं लिखिए। तो जनमत की 2 विशेषताएं हैं यहाँ पर। पहली है सजातीय,
यानी जनमत के लिए जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जातीयता का विद्यमान होना आवश्यक है, अर्थात जनता की राजनीतिक परंपराएं तथा इतिहास समान हो। जनता की सामाजिक व आर्थिक संरचना तथा विचारधाराओं में ऐक्य या समानता हो। जनता इस प्रकार की सजातीयता बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। दूसरा है समाज कल्याण तथा सार्वजनिक हित से संबद्ध। जनमत सदैव समाज कल्याण तथा सार्वजनिक हित से संबद्ध होता है। जनमत समाज कल्याण की भावना से प्रेरित होता है, केवल कुछ कार्यक्रमों के हित या अनहित से नहीं। इस प्रकार जनमत सार्वजनिक हित से संबद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राज्य के किन्हीं 3 मौलिक तत्वों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर राज्य के कुछ मौलिक तत्व दिए गए हैं। पहला है जनसंख्या, दूसरा है स्थायी भूभाग, तीसरा है सरकार और चौथा यहाँ पर संप्रभुता। तो ये सभी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस थे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। मिलते हैं ऐसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।